बजरंग मंडल के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, हम सब के मार्गदर्शक माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, यहाँ विराजे हुए हमारे हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री और अभी अजमेर संभाग में जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे एसएससी पवन जी राणा जी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री वासुदेव देवनानी जी, अनीता भदेल जी, श्री आनंद सिंह जी, श्रीमान अजीत सिंह साहब, श्री जे.के. शर्मा जी, श्री लालवानी जी, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान रासा सिंह रावत जी। और यदि केवल इतने ही नाम बुलाऊंगा तो मैं मेरे साथ अन्याय करूंगा, इसलिए राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, महामंत्री रहे पार्टी के, और मेरे राजनीतिक कार्यकाल में जो अनेक वर्षों तक जिनके साथ हमने काम किया, एसएससी किशन सोनगरा जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान पूर्णा शंकर दसोरा जी, श्रीमान शिव शंकर जी हेडा, श्री नवल राय जी बच्चानी। अब दसोरा जी का नाम तो इसलिए बोलना पड़ता है कि इनका अध्यक्षीय कार्यकाल स्वर्ण काल रहा अजमेर के अंदर। हम जीते और जीते। हमारे महामंत्री श्रीमान धर्मेंद्र जी, श्रीमान सोमरतन जी, एक नाम और लेना चाहता हूं, उल्लेख करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरा पहला भाषण कराया युवा मोर्चे में, एसएससी धर्मेश जैन जी, बनेड़ा के श्रीमान हेमंत सिंह साहब जो सांसद रहे और बहुत कम उम्र के सांसद हिंदुस्तान के संसद में जो रहे भारतीय जनसंघ से, ऐसे श्रीमान हेमंत सिंह साहब, पूर्व सभापति श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, यहाँ श्री अरविंद जी, पार्टी के अन्य सारे पदाधिकारी बंधुओं और देवियों। आज के सम्मेलन को देखने के बाद मुझे 1980 का वो कार्यकाल और कालखंड याद आता है जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। सौभाग्य से मुझे शहर जिला के महामंत्री का दायित्व 1980 में जब मिला, तब मैं जानता हूं कि काम को खड़ा करना कितना मुश्किल काम होता है। सतत संपर्क, निरंतर संपर्क, राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पद, विभिन्न चुनाव और चुनाव के बाद चुनाव, उन सब दायित्वों को निर्वहन करके सामंजस्य के साथ काम करने के लिए एक क्षमता चाहिए, कुशलता चाहिए, दिल और दिमाग में पार्टी के प्रति निष्ठा चाहिए। ऐसी संपूर्ण गुणों से युक्त यदि आज यहाँ कोई विद्यमान है, इस बजरंग मंडल के अध्यक्ष श्री आनंद सिंह जी, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपके कार्यक्रम केवल संख्यात्मक नहीं होते बल्कि गुणवत्ता लिए हुए होते हैं, और इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में भी उसी ओर आगे बढ़ने के नाते आज का कार्यक्रम तय किया। मित्रों, हम आखिर हमारे मन में इच्छा क्या थी? यदि हमको कोई जाति बिरादरी का काम करना होता तो हम काय को भारतीय जनता पार्टी में आते? हम चौधरी चरण सिंह जी जैसी उनका पार्टी थी वैसी पार्टी में जा सकते थे। यदि हमको कोई क्षेत्रीय दल अपने गांव विकास, मोहल्ला, जिले का विकास करना होता तो बहुत सारे और क्षेत्रीय दल होते। कोई मध्य प्रदेश की पार्टी बना लेते, कोई अजमेर मेरवाड़ा का पुनर्गठन की मांग कर लेते, हम किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ में जुट जाते। सुब्रमण्यम स्वामी की पार्टी तो निरंतर अनेक वर्षों से अभी तक भी इंतजार करती है, अब आकर के उसका भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ है, वरना उसके जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की तो बहुत वर्षों तक वैकेंसी रही है। ऐसे राजनीतिक सपा वाले हैं, हमारे सपा के अभी तक जिलाध्यक्ष शरीक जैन साहब हैं अजमेर जिले में, शायद ऐसा भी कोई एक आधी पोस्ट कोई ले सकता था। बसपा वाला भी शायद मेरे ख्याल कोई अध्यक्ष ढूंढ रहा होगा, अकाली दल वाले भी ढूंढ रहे होंगे, एनसीपी वाले भी ढूंढ रहे होंगे, परंतु उनको अध्यक्ष नहीं मिले। पर हमको केवल लेटर पेड चबाने का शौक हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं था। हम आखिर इस पार्टी में आए थे एक विचार को लेकर के आए, और विचार केवल यह था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें ना रहें। आखिर हमने हमारे लिए थोड़ी सोचा था। यदि हम व्यक्ति के बारे में सोचते
यदि हम हमारे घर गृहस्थी बेटे पोते और हम ही सोचते कि जिंदगी भर हम ही काबिज बने रहेंगे, किसी दूसरे को आने ही नहीं देंगे, तो संभवतः सोनिया गांधी जी की पार्टी से बढ़िया और कौन सी पार्टी हो सकती थी, जहां जवाहरलाल जी नेहरू, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल जी, फिर प्रियंका जी और 2 छोटे बच्चे अभी तक और हैं, उसके बाद उनके भी बच्चे होंगे, वो जारी रहेगा, क्या दिक्कत की बात थी। पर हमने सबको ठुकराया, ये चीजें हमको पसंद नहीं थी, ये हमारे विचार से मेल नहीं खाती थी, और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी में आना पसंद किया कि यदि हमारा घर गृहस्थी का काम करने के बाद हमारे पास जो बचा हुआ समय है वो राष्ट्र सेवा के लिए लगाएंगे और हम इस राजनीति के माध्यम से इस देश की दशा और दिशा को बदलने का काम करेंगे। हमारे पास सारा दूसरा क्षेत्र नहीं है, हमारे पास क्षेत्र है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो सत्ता के बाद वो सब कुछ करके दिखाएंगे जो हमेशा हम लोग बोला करते हैं। माननीय गुलाब जी भाई साहब इस बात के साक्षी हैं कि इनके एक बार मदन लाल जी धुप्पड़ चेयरमैन हो गए थे म्युनिसिपैलिटी के। हम राजस्थान में भाषण दिया करते थे, अरे हमारा राज आएगा तो जैसे मदन लाल धुप्पड़ ने उदयपुर में काम किया वैसा काम करेंगे। हमारे विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बने, हमने कहा कि यदि हिंदुस्तान में हमारा राज आया या राज्य में आया तो हम विजय कुमार मल्होत्रा ने जैसे दिल्ली बना दी वैसे सारे देश को बना देंगे। हम लोग ये बात कह करके आया करते थे। और इसलिए आनंद सिंह जी आपने बहुत दुखती हुई रग पे हाथ रखा है। आपने कहा मूल्य पर आधारित राजनीति, 90% लोग मूल्य लेके ही राजनीति का काम करते हैं, बिना मूल्य के तो करते ही नहीं, हर चीज की कीमत मांगते हैं। मैंने एक जगह पूछा, मैंने कहा अपने संविधान में लिखा है कि मूल्य पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। कहने लगे भाई साहब अपने 99% मूल्य लेके राजनीति करते हैं, आप काहे की चिंता करते हो, सबकी रेट अलग अलग है, सब काम का रेट अलग अलग है। जिस दिन ठेकेदार काम चालू करता है उसकी परसेंटेज अलग है, जमादार की रेट अलग है, नेता की रेट अलग है, ट्रांसफर की रेट अलग है, हर चीज की रेट है। और इसलिए हिंदुस्तान आज इस सोनिया गांधी के शासन और कांग्रेस के शासन में चोर और बेईमानों का, भ्रष्ट लोगों का देश इस दुनिया के सामने परिदृश्य बना करके खड़ा कर दिया। क्या इसको समाप्त करने का जिम्मा को दूसरे लोग आएंगे? क्या हिंदुस्तान की सारी कल्पना और इस देश की दशा और दिशा बदलने के लिए कोई दूसरा आदमी जन्म लेगा? क्या कोई यहां कृष्ण आएंगे, राम आएंगे? क्या फिर किसी अवतार की आवश्यकता होगी? अगर राजनीति में काम करते हैं तो इस सारे परिदृश्य को बदलने के लिए मुझे क्षमा करना बंधुओं, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं। हम चाहे वार्ड में बैठे हों, चाहे शहर में बैठे हों, चाहे दिल्ली में बैठे हों, चाहे राज्य में बैठे हों, आप में से लोग अटल बिहारी वाजपेयी और आप में से लाल कृष्ण आडवाणी और आप में से नरेंद्र मोदी और आप में से वसुंधरा राजे को लोग देखते हैं। वो आपकी शकल और आपकी कर्तृत्व और व्यक्तित्व में से भारतीय जनता पार्टी के नक्शे को और उसकी छवि को देखते हैं। ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली के नेता बहुत अच्छे हैं और अगर हम अच्छे नहीं है और जयपुर में अच्छे नहीं है, पार्टी अच्छी कैसे हो सकती है? हमारे घर का दाना अच्छा नहीं है, हमारे घर की रोटी अच्छी नहीं है, हमारे रहने की कुटिया अच्छी नहीं है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, इस भारतीय जनता पार्टी में केवल रहना हो तो रह सकते हो, 5 रुपए का सदस्य, सक्रिय सदस्य बनकर या दायित्व लेकर के रह सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनी थी उस उद्देश्य की पूर्ति इसमें से नहीं हो सकती। इसलिए आज हम कहते हैं सुराज की आवश्यकता है। उस सुराज के लिए क्या करेंगे? क्या आपने और मैंने चुना कि क्या केवल मात्र एमएलए कौन बनेगा यही चुनौती है क्या? यह तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, एक छोटा सा उपकरण है हॉस्पिटल का, परंतु क्या आप और हम जानते हैं कि आज देश की जो हालात है, हिंदुस्तान की ऐसी हालात आजादी के बाद कभी नहीं हुई। और हालात केवल नेताओं के कारण से नहीं, हालात बनी तो इसलिए बनी कि हिंदुस्तान की सत्ता आज एक ऐसे महिला के हाथ में है जो हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की धरती और हिंदुस्तान की जीवन पद्धति से उसका लेना देना नहीं है। वो आज भी बात किसी की मानती तो वेटिकन के पॉप की बात मानती, यूरोप के देशों की बात मानती है। उसका नाम है श्रीमती सोनिया गांधी। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूं, बहुत कुछ दलिया खिला करके हिंदुस्तान के लोगों का धर्म परिवर्तन इस देश में होता रहा है पिछले 50 साल से। चले जाओ वनवासी क्षेत्र में, जहां लेप्रोसी कैंप के नाम पर धर्मांतरण का काम दलिया खिलाकर, पैसा देकर, रोजगार के नाम पर
बर्तन बांट करके जहां धर्म को परिवर्तन करने का काम, हमारी राष्ट्रीयता को बदलने का काम किया जाता रहा है। अब श्रीमती सोनिया गांधी ने एक बड़ा काम हाथ में लिया है और वो काम यह है कि अब हिंदुस्तान के जो दुनिया के यूरोप के जितने देश हैं उन देशों का दिवाला निकल रहा है। मैं ये बात जब 6 महीने पहले कहता था तो मेरे नेता मुझे कहते थे, लखनऊ जी ऐसा क्या बोलते हो कि अमेरिका का दिवाला निकल गया, अमेरिका इतना बड़ा देश है। कल का अखबार पढ़ा होगा, अक्टूबर महीने के अंदर उसके पास 3 दिन की तनख्वाह चुकाने का पैसा बचेगा, वरना अमेरिका का दिवाला निकल गया। अमेरिका के 36 ऐसे टाउनशिप हैं और ऐसी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं जिन्होंने अदालतों में अर्जी लगाई कि हमारा दिवाला निकल गया, हमारे पास लाइट के पैसे चुकाने का पैसा नहीं है, सड़क का मरम्मत का पैसा नहीं है, कर्मचारी को चुकाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। इंग्लैंड की हालत भी वो की वो होकर के खड़ी हो गई है, जापान की हालत वही, इटली की हालत वही। और इन सब देशों ने बैठकर तय किया कि अब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी भेजने की आवश्यकता नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, अरे हम अजमेर के लोग तो गवाह हैं इस बात के। देखते हैं राजपूताना म्यूजियम, जिसको ये आप आज अकबर का किला कहते हो, उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है आज नहीं तो कल प्रातःकाल जाकर के पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है जहांगीर ने सर टॉमस रो को सबसे पहला लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां अजमेर में दिया था। और इसलिए अजमेर के मित्रों, आप पे और मेरे पे ज्यादा जिम्मा बनता है कि सर टॉमस रो को पट्टा अजमेर में दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, हमको लगभग 250 साल तक गुलाम बनाकर रखा। आजादी की लड़ाई में चंद्रशेखर से लेकर भगत सिंह तक, अशफाक उल्लाह से लेकर अनेक लोगों को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा, अनेक लोगों की जिंदगी जेलों में सावरकर से लेकर सबकी बीत गई। और फिर आजादी के संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ। कहीं फिर यहां पर हमारा जिम्मा है, जो चेतावनी का बोर्ड केवल अजमेर में लगा हुआ है, ये श्रीमती सोनिया गांधी एफडीआई के मार्फत वही काम कर रही है। ये खुदरा व्यापार के अंदर सारे यूरोप के देशों को, विदेशों को छूट दे दिए। अब बाहर के लोग आएंगे, अब यहां पर टमाटर, बैंगन, आलू, भिंडी, तोरई, नींबू और लौकी बेचने का काम मेरा मिस्री काका नहीं करेगा, अब कोई सैमसन आकर के ये धंधा करेगा। अब आपको यहां पर तेल से लेकर, गेहूं से लेकर परचूनी सामान बेचने का काम यहां का रामजी लाल नहीं करेगा, अब कोई रॉबर्ट आकर के ये काम करेगा। अब बेटी की शादी के डाइजे का काम यहां पर आकर बिरदी चंद जी जैन साहब नहीं करेंगे, अब कोई सैमसंग साहब आकर के ये काम यहां पर करेंगे, क्योंकि उनको सोनिया गांधी ने पट्टा दिलाने का काम किया। अब यहां के नौजवान के हाथ की हुई कमाई, यहां के किसान की खेत पे होने वाली उपज, यहां के व्यापार से होने वाला मुनाफा हिंदुस्तान के बाजार में नहीं, अब यूरोप के देशों में जाएगा, क्योंकि एफडीआई ने आकर के यहां पर काम करने का लाइसेंस श्रीमती सोनिया गांधी ने इस पपलू अड़वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से देने का काम करा लिया। मित्रों, आपको मालूम है क्या आपने इस गंभीरता को भी सोचने का काम किया है? ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टा मिला था तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान को 250 साल तक गुलाम बनना पड़ेगा। परंतु आपने कभी खेत किस किस के हैं, जरा हाथ खड़े करना, किसी ने खेत देखा हो या खेत है, जरा खड़े कर लेना। खेत के अंदर एक अड़वा होता है, एक बांस, एक लकड़ी बांधी जाती है, उसको 4 हिस्से से बांधते हैं, उस पे एक हांडी रखते हैं, उस पे एक बुशट टांग देते हैं, हाथ में एक डंडा बांध देते हैं, ताकि रोजड़े, चिड़िया, गाय ये समझते हैं कि यहां पर कोई आदमी खड़ा है, हमको ताड़ेगा, इसलिए वो उसमें घुसती नहीं है। ये वहम होता है लोगों को। परंतु आज तक उस अड़वे ने एक भी रोजड़ा बाहर नहीं निकाला, एक भी चिड़िया बाहर नहीं निकाली, एक भी गाय बाहर नहीं निकाली। वह ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो अड़वा प्रधानमंत्री है, न बोलना जानता है, न करना जानता है, न हिंदुस्तान की अस्मिता को जानता है, न वह हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता को जानता है, न हिंदुस्तान की धरती के धर्म को जानता है, न गुरु गोविंद सिंह के त्याग और बलिदान को जानता है। अरे मनमोहन सिंह, गुरु गोविंद सिंह को तूने पढ़ा होगा, 10वें गुरु को, जिसने इस धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने बच्चों को जनता दीवार में चुनवा दिया। अरे मनमोहन सिंह, और किसी की चिंता नहीं, तुम 10वें गुरु की तो रक्षा करता रहे कम से कम। क्या इस विदेशी औरत के चक्कर में आकर सारे हिंदुस्तान को गिरवे रखने के दस्तखत कर दिए तूने एफडीआई के ऊपर। मित्रों, एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं, मैं इस वेदना से यह बात कहना चाहता हूं,
और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अरे एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, 12 इंच बाई 9 इंच का टिकट का टुकड़ा कौन लेके आएगा, इसकी मुझे आज कोई चिंता नहीं है, क्योंकि 1952 से लेकर आज तक बहुत सारे लोग लेकर आए और आने वाले 50 साल तक बहुत से ये टुकड़े जमीन लेकर के आएंगे इस टिकट के, और बहुत सारे एमएलए और एमपी चले जाएंगे। मैं आज सवाल पूछ सकता हूं, 52 से लेकर आज तक यहां एमएलए कौन रहा, आप नाम नहीं जानते होंगे, पर एक विषय प्रश्न खड़ा है, और वो प्रश्न इसलिए खड़ा है, आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के ऊपर ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर के और आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर हमला किया और पूरे के पूरे काबुल को समाप्त कर दिया। मित्रों, आपने देखा होगा कि उन्होंने इराक को यह कहकर कि तुम्हारे पास परमाणु परीक्षण है, हथियार है, इराक के ऊपर हमला किया, बगदाद को तबाह कर दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया, और अब कहते हैं कि वहां उनके पास में कोई हथियार नहीं थे, परमाणु हथियार, हमको गलत सूचना थी, परंतु वहां पर तेल का भंडार था। और मित्रों, आपने देखा होगा, आजकल खबर पढ़ते होंगे कि आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान पर ड्रोन से हमला होता है। ड्रोन से हमला वो कि अमेरिका में बैठकर कंप्यूटर से आदेश देते हैं कि तुमको जाके अशफाकुल्लाह की टोपी उड़ानी है, वो इतना सटीक हथियार है कि अशफाकुल्लाह की टोपी उसमें से उड़ती है। पर यह हमला तभी हो सकता है जब कोई देश आतंकवादी हो। श्रीमती सोनिया गांधी ने एक और षड्यंत्र किया। मित्रों, मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी ने यह कहा कि हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। यह षड्यंत्र चला, और षड्यंत्र में गृह मंत्री शिंदे आकर कहता है यहां का हिंदू आतंकवादी है, तो राहुल गांधी बोलता है हिंदू आतंकवादी है, दिग्विजय सिंह बोलता है हिंदू आतंकवादी है, सोनिया गांधी उसी आवाज में बोलती है, दिल्ली की संसद में कांग्रेसी ये बात बोलते हैं, और वे ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को आतंकवादी देश घोषित करा दें यूएनओ में, ताकि यहां भी ड्रोन से हमला हो सके। पर वो ड्रोन का हमला कहां होगा? वो ड्रोन का हमला होगा किसी शारदा पीठ पर, वो हमला होगा किसी जगत गुरु शंकराचार्य के मठ पर, वो होगा प्रवीण तोगड़िया पर, वो होगा अशोक सिंघल पर, वो होगा गुलाब चंद कटारिया पर, वो होगा लाल कृष्ण आडवाणी पर, वो उन सब लोगों पे होगा जो हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता की लड़ाई लड़कर इन विदेशियों को बेदखल करना चाहते हैं और सोनिया गांधी को हटाना चाहते हैं। षड्यंत्र नंबर 2। और तीसरा षड्यंत्र मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, दुनिया के देश भारत में आना चाहते थे। वो सोने की चिड़िया हमारा देश था, राजा हरिश्चंद्र का देश था, ईमानदार लोगों का देश था। दुनिया कहती थी कि अगर ईमानदारी कहीं देखनी है तो हिंदुस्तान में जाकर के देखो। अरे हिंदुस्तान के खेत में सोने का गड़ा निकल गया किसान का, उसने गड़ा निकाल करके जमा करा दिया राज में। उसने कहा कि मैंने तो जमीन खरीदी थी, गड़ा नहीं खरीदा, इसलिए मेरा नहीं, जिससे खरीदी उसको दे दो। उसको बुलाया, उसने कहा कि मैंने जमीन बेच दी, मेरा इस पे अधिकार नहीं, इसलिए जिसने जमीन खरीदी उसको दे दो। ये मेरा हिंदुस्तान ऐसा था। अरे ये राजा जैसा चोर लोगों का देश नहीं था, अरे कलमाड़ी जैसा चोर लोगों का देश नहीं था, अरे कोयला खाने वाले, घास खाने वाले लोगों का देश नहीं था, हवा बेचने वाले लोगों का देश नहीं था। एक कनीमोजी का नाम आपने सुना होगा, करुणानिधि की बेटी, सोनिया गांधी की पक्की सहेली, सुबह से शाम तक गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कह करके सोया करती थी। उसके खाते में 200 करोड़ रुपए जमा हो गए। सीबीआई ने पूछा, मैडम बता 200 करोड़ कैसे आए? उसने कहा मुझे पता नहीं, मेरे खाते में 200 करोड़ कैसे आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, ईमान और धर्म से बोलना, तुम्हारी जेब के अंदर किसी ने फोगट में एक पीपरमेंट की गोली या तुम्हारे कोई 1 रुपए वाला गुटखा किसी ने फोगट में डाला क्या आज तक? अरे मेरी जेब में कोई पीपरमेंट की गोली फोगट में नहीं डालता, और उस कनीमोजी के खाते में 200 करोड़ रुपए जमा हो गया। ये चोर और बेईमानों का देश बना दिया। अब दुनिया में कहीं जाओ तो कहते हो ये चोरों का देश है, सावधान रहना। दुनिया के दूसरे देश कहते हैं भारत मत जाया करो। और ये सारा का सारा हालात ऐसा है, उस सब से हिंदुस्तान को मुक्ति देने का काम कौन करेगा? 1,31,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन, पाकिस्तान और नेपाल ने कब्जा कर रखा है, उसको मुक्त कराने का काम कौन करेगा? भारत के सैनिक का सिर काटकर पाकिस्तानी ले गए, और मनमोहन सिंह अभी तक जिंदा दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। अरे श्रम से डूब मरते रहे, तेरे प्रधानमंत्री रहे हुए सैनिक का सिर काट करके ले गए, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नींद आती है? क्या है, कैसे बर्दाश्त हो रहा है? और नवाज शरीफ के वोटों की गिनती हुई, पाकिस्तान में किसी ने बधाई नहीं दी। ये हमारा अड़वा प्रधानमंत्री गिनती पूरी होने से पहले केवल बढ़त देखकर ही उसे गुड मॉर्निंग कर लिया और बधाई दे दी, और कहा कि अब भारत आइए। मैं आज अजमेर से बात कहना चाहता हूं कि अच्छी तरह सुनना मनमोहन सिंह जी, यदि तुम्हारा नवाज शरीफ या पाकिस्तान का कोई भी मंत्री
हिंदुस्तान के उन दोनों सैनिकों के सिर लिए बिना, साथ लाए बिना यदि हिंदुस्तान की धरती पे आएंगे तो अजमेर में आकर के चादर चढ़ाने का काम हम नहीं होने देंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये इतना मुर्दा नहीं है, हम ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये देश की अस्मिता के प्रति उनकी सोच है। और इसलिए मित्रों, सोचो, विचार करो, आखिर इस सबके लिए कौन करेगा ये सारा काम? अशोक गहलोत जी पिछले दिनों आए, माननीय कटारिया जी, यहां आकर उन्होंने भाषण दिया, अजमेर में हम हारते हैं, हमको आप जिताते नहीं हो। अशोक गहलोत, तेरे कर्म ऐसे हैं कि हम तेरे को 100 साल तक हराएंगे, तेरे और तेरी पार्टी को। अजमेर के अंदर, अजमेर शिक्षा का केंद्र था। जब तुमको पुलिस यूनिवर्सिटी खोलनी थी तो अजमेर में नहीं खोली, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खोली। तुमको आयुर्वेद यूनिवर्सिटी खोलनी थी, अजमेर तेरे को याद नहीं आया? हमारा डायरेक्टरेट था यहां, राव कमीशन के तहत मिला, उस यूनिवर्सिटी को तुमने जोधपुर में खोला। अरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तुमको खोलनी थी, ये डीएवी कॉलेज ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज थी राजस्थान के अंदर, तुमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में खोली। अजमेर में तुम्हें याद नहीं आया? यहाँ की यूनिवर्सिटी में 30 टीचर हैं, 30। मेरी एक किसी सेकेंडरी स्कूल में ज्यादा लेक्चरर होते हैं भैया, पर यहाँ की यूनिवर्सिटी में 30 स्टाफ है, 30 पढ़ाने वाला। अरे अशोक गहलोत, तुमको वोट देंगे रे? हम पूछते हैं एलिवेटेड सड़क का क्या हुआ? हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि हमारा हवाई अड्डे का क्या हुआ? हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि हमारी सीवरेज लाइन पिछले 15 साल से अब तक चालू क्यों नहीं हुई? हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि अजमेर के विकास के नाम पर शिक्षा का हब आईटीआई अजमेर में क्यों नहीं हो सकती थी? आईएमए अजमेर में क्यों नहीं हो सकती थी? मेडिकल यूनिवर्सिटी अजमेर में क्यों नहीं हो सकती थी? अजमेर सेंटर में आता है, इसलिए एक सड़क निकल गई, तू जोधपुर जाएगा बच्चों तो अजमेर होके ही जाना पड़ेगा रे, रास्ता यही है, तू क्या करेगा? इसका एहसान कर रहा है किसी? केवल दरगाह में जियारत करके आशीर्वाद लेने और पुष्कर में पूजा करने के लिए आकर के हमको बेवकूफ बनाते हो। इसलिए अजमेर के भाइयों और बहनों, इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि इस सरकार के जितने कर्म हैं उन कर्म का चुकारा करना पड़ेगा। यह कैसे हो सकता है कि अजमेर का हवाई अड्डा अजमेर जिले में बने और पृथ्वीराज चौहान के नाम पर नहीं बने? कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। विदेशी हमले से मुकाबला किसने किया? 11वीं शताब्दी में यदि विदेशी हमले का मुकाबला किसी ने किया, उस पृथ्वीराज चौहान ने किया। दिल्ली को उपराजधानी बनाया तो बीसल देव ने बनाया। और ये कैसे हो सकता है कि हवाई अड्डा इनके नाम पर नहीं होगा और विदेश से आने वालों के नाम हो जाएगा? ये नहीं चलेगा। अशोक गहलोत, अच्छी तरह सुनना, मैं इसलिए कह रहा हूं तेरे को एक बार नहीं 100 बार हराएंगे। और सचिन भैया एक बात और बता दे, मेरी भाभी है, बहुत आदर करता हूं सचिन जी की पत्नी का, फारूक अब्दुल्ला की बेटी है, उमर की बहन है, जम्मू कश्मीर की बेटी है। वो चाहे तो पूरे अजमेर और राजस्थान को खरीद सकती है यदि अंतिम में रुपया हो, परंतु मेरा वहां का जम्मू कश्मीर का दामाद, मेरा सचिन भैया, एक ठेला नहीं खरीद सकता वहां पर जम्मू कश्मीर। ठेला ठेले के लिए जमीन चाहिए 4 फीट बाई 6 फीट की, वो जाकर नहीं खरीद सकता। बोल सचिन पायलट, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो हमको यह अधिकार दे दे कि जम्मू कश्मीर के जमाई को जम्मू कश्मीर के अंदर एक ठेला रखने जितनी जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाए, हम वोटों से तेरी पेटी पूरी भर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे कैंडिडेट को विड्रॉ कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना फैसला तो कर ले, फिर भी आकर कहेंगे वोट दो। इसलिए मेरे मित्रों, किलिंग इंस्टिंक्ट्स चाहिए। किलिंग इंस्टिंक्ट्स का मतलब है कि निपटाने की क्षमता चाहिए। हम हर हाल के अंदर इस सोनिया, ये इतनी माताएं बहनें बैठी हो ना, यहां पर पीछे बैठी हो, आगे बैठी हो, अरे राखी को, होली को, दिवाली को, बार को, त्योहार को, सावन की तीज को, मौत में, मरण में, अरे कभी तो एक दिन पीहर जाती हो ना साल में। ये मेरी सोनिया भाभी 23 साल से एक दिन पीहर नहीं गई। ये अजमेर के भाइयों, इस बात का फैसला करो कि इसको पीहर भेजने का काम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। ये माल खावे माटी का और गीत गावे बीरा का, ये अब नहीं चलेगा। माल हिंदुस्तान का खावे और गीत बीरा का गावे। इटली से आने वाले हेलीकॉप्टर में दलाली, कोथरेची को गिरफ्तार नहीं, वहां के सैनिकों ने हमारे जवानों को, हमारे मछुआरों को मार दिया, उनका स्थान जेल में नहीं एयर कंडीशन में डालने का काम किया। इसलिए मित्रों, मेरा आप सबसे एक ही आह्वान है
ये चुनाव केवल एमएलए का नहीं, ये चुनाव केवल वोट का नहीं, ये चुनाव हिंदुस्तान की अस्मिता का चुनाव है। यदि इस बार सोनिया गांधी जीती ना, तो अब आप अगली बार जवाहर रंगमंच में नहीं, सेंट्रल जेल में होंगे अधिकांश लोग। ये मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। आपातकाल जैसे हालात हो रहे हैं। अरे गुलाब चंद जी कटारिया बैठा रे, यहां पर बैठे हुए, कभी कीड़ी भी नहीं मारी होगी। और मैं ये कह सकता हूं, हम तो मन से भी कभी हिंसा कर देते हैं, इस व्यक्ति ने तो वो भी काम नहीं किया। इन पे हत्या का आरोप लगा दिया। अरे अशोक गहलोत, तेरी की 7 पीढ़ी तक इस कर्म को तेरे को भुगतना पड़ेगा। यदि हिंदुस्तान में न्याय है, यदि हिंदुस्तान में आस्था है, यदि हिंदुस्तान में भगवान है, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम इस सबको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, खड़े हो, लगो, इस बात का साहस करो कि इस सारी की सारी स्थिति को बदलने के लिए राजस्थान में अब एक ही बात है, इस सब को बदलने के लिए और सोनिया गांधी के इस अत्याचार से मुक्ति के लिए सोनिया गांधी के देवर को हराना जरूरी है, और देवर है अशोक गहलोत। इसलिए भाभी और देवर दोनों को हराना जरूरी है। और इसलिए भाभी और देवर को हराने के लिए जो तैयार हो, जरा हाथ खड़े कर देना। क्या हुआ हाथ का? ठीक है। और इसलिए एक से ही चला लेंगे काम। और इसलिए मेरा आप सबसे ये कहना है कि आइए, जुटिए इस काम के अंदर, और जुट करके किसी भी तरीके से हमारे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हम एक बिगुल फूकने वाले हैं। 10 तारीख को माननीय नरेंद्र भाई जयपुर में होंगे, माननीय वसुंधरा जी वहां होंगी, कटारिया जी होंगे, राजनाथ सिंह जी होंगे, अमरूदों का बाग होगा। सुबह का समय है 11 बजे का। प्रत्येक बूथ से कम 20 कार्यकर्ता वहां पहुंचे। अभी से सारी योजना में हम लगे, सब लोग आए और आकर के शंखनाद प्रारंभ हो। आजकल तो नरेंद्र भाई का नाम लेने पर सब परेशान होते हैं। पानी आता ना भैया, पानी बहुत तेजी से नदी में आता है, तो सांप, बिच्छू, किरकाटिया, नेवड़े, ये सब एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि जान बचानी होती है। इसलिए आजकल नरेंद्र भाई के नाम पर, नरेंद्र भाई को आता हुआ देखकर सब प्रजातियां एक पेड़ पर चढ़ गई है। और जब पानी थोड़ा नीचे आता तो फिर एक दूसरे को काटते हैं। इसलिए आजकल सारे देश में एक माहौल चल रहा है, और आखिर जीतेंगे, अपन जीतेंगे। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में और वसुंधरा जी के नेतृत्व में और कटारिया जी के नेतृत्व में राज्य की सत्ता को बदलेंगे और केंद्र की सत्ता को बदलेंगे, और फिर राष्ट्रवादी लोगों को सत्तारूढ़ होकर सुराज लाने का काम करेंगे। मैं संभवतः ऐसे विषय पे अपनी बात रखी है कि जो विषय एक आप और मेरा प्राथमिक दायित्व बनता है। आनंद सिंह जी, आपने मुझे आने का मौका दिया। वैसे इस मंडल का मैं कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैंने आपके आदेश की 100% पालना करके उपस्थित हुआ। मैं आपके प्रति आभार, सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।